जो पार्टनर अपना नेम लेंड करता है बिजनेस को, राइट? Yes. who lends his name to the business, Yes. उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक होती है? कितनी होती है उसकी लाइबिलिटी? जितना ना कुछ इन्वेस्ट करता है वो, ना बिजनेस में कोई कंडक्ट करता है, वो किसके लिए लाइबल होता है? ओनली फॉर नवीन इज लाइबल ओनली फॉर थर्ड Yes, ma'am. पार्टी, राइट? Yes, Yes. that one. नॉमिनल पार्टनर होता है, ये खाली थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, राइट? Yes. अब एक बार इसका बी पार्ट पढ़ो और आप दोनों मुझे बताओ कि आप दोनों इसका आंसर कैसे लिखोगे। आप Which दोनों one? के पास नोटबुक्स हैं भी? आप दोनों के Yes. पास नोटबुक्स हैं भी? Yes. Yes. ओके, एक बार मुझे बी पार्ट का आंसर आप दोनों अपने हिसाब से लिख के देंगे नोटबुक में। मुझे चेक करना है कि आप कैसे लिख रहे हो, ताकि मैं आपको तरीका बता सकूं कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। आप दोनों एक बार Okay. नोटबुक निकालिए एंड बी पार्ट का आंसर लिखिए। जैसे ही कंप्लीट हो प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप, मैं बताऊंगी फिर उसको हम क्या ठीक कर सकते हैं। मैम, यस, बी और सी दोनों या बी? नहीं, खाली बी, खाली बी। एट 0759 Yes. फॉर मेगा और नवीन। Mine. ओके ओके, सॉरी आई। सो नवीन, you wrote mutual agency, right? Yes. That's absolutely correct. That's what we need to mention in the question. आपने ठीक लिखा है, बट इसमें हम ना थोड़े से चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्या चेंजेस करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल प्रिंसिपल है, याद है आप दोनों को? यस मैम। तो हमें वो चीज इसके अंदर एक बार मेंशन करनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ उसको कैसे करेंगे। I have mentioned it, right? What you are saying? I have mentioned it. Sorry, क्या बोला? What you were saying, Naveen? I'm. I said I mentioned it. Yes, yes, you mentioned it. That was Yeah. absolutely correct. So, as देखो मेघा, हमने पढ़ा था कि बिजनेस जब सारे पार्टनर्स मिलके कैरी करते हैं, इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, राइट? सो हमें इसको मेंशन करके हाईलाइट भी करना है। एंड सेकंड थिंग, एक चीज और पढ़ी थी जो अंडरलाइन भी कराई थी कि म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप लॉ का कैसा प्रिंसिपल है? कार्डिनल। सो दीज आर कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जब तक आप मेंशन नहीं करोगे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके? आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वेरी गुड, कि पार्टनरशिप जो है ये म्यूचुअल एजेंसी पे चलती है। अगर आपको ये भी लिखना है कि अगर कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो बाकी पार्टनर्स पे भी बाइंड होता है। ओके, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। बट मेन जैसे नवीन ने यूज किए म्यूचुअल एजेंसी वर्ड्स वगैरह, ये वर्ड्स भी यूज करने हैं एग्जाम के अंदर। ओके, मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिस पे केस स्टडी दूं, आप दोनों सॉल्व करेंगे एक बार। In this, I'll add one provision. Okay, the one you wrote. इसमें एक चीज मैं एडिशन करूंगी। ओके, देखो हमने पढ़ा था अभी कि अगर किसी पार्टनर को जब रिटायर होता है, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक हम उसकी रिटायरमेंट अज्यूम नहीं करते, राइट? बट यहाँ पे क्या वो रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई है? सॉरी मैम। यहाँ पे वो रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई है? नहीं मैम। उसकी डेथ हुई है, राइट? सी पास्ड अवे। यस। जब डेथ होती है उस केस में, जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है उसी दिन से हम उसको पार्टनरशिप से हटा देते हैं। तो जब वो पर्सन चला गया तो हाउ ही कैन नॉट गिव अस पब्लिक नोटिस, राइट? यस। तो यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है वो सी को स्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सी की डेथ कब हुई? 1 अक्टूबर को, और उसने फर्नीचर कब सप्लाई किया? 16 अक्टूबर को, राइट? यस। बट वो एबीसी एंड कंपनी में ए और बी को स्यू कर सकता है इजीली। ओके, जिस दिन जिस पर्सन की डेथ हो गई
उस दिन के बाद से उसका हमारी फॉर्म से लेना देना खत्म हो जाता है, चाहे उसका नाम हमारे लेटर हेड पे लिखा हो तो भी। ओके, Yes. अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताती हूँ, वो ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके Yes. नवीन, Yes. शैल आई एक्सप्लेन कैसे इसको करना है? Yes. अब देखो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे कि रेलेवेंट केस क्या चल क्या रहा है। सबसे पहले आप लिखोगे कि फैक्ट ऑफ द केस, कि इस केस में आपको क्या पता चल रहा है। पहली चीज क्या लिखनी है? फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस क्या दे रखा है कि सी एक पार्टनर था फॉर्म का, राइट? Yes. ही पास अवे। आपको यहाँ पे पूरी कहानी लिखनी है, क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, बट इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, Mhm. फॉर्म तब भी कंटिन्यू हुई, फॉर्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, एंड आफ्टर डेथ ऑफ सी, A and B supplied, after death of B, A and B were supplied 20 lakh furniture by Mr. X, right? तो आपको ये चीजें फैक्ट ऑफ द केस पे बतानी है। by Mr. X, and now wishes to recover amount through legal hire of C. वो चाहता है ना कि C का जो लीगल हायर है वो अब उसको पैसे वापस करे, राइट? तो आपको फैक्ट ऑफ द केस में सबसे पहले इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। समझ आया पहला पॉइंट? नवीन कोई डाउट पहले पॉइंट में? No, ma'am. फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रोविजंस लिखे वो आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। दैट एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपने उसको पूरा बताया है, ऑफ आईपीए 1932। आप लोगों ने जैसे एक्सप्लेन किया हम इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं फिलहाल कि इन केस ऑफ, जैसे आप लोगों ने लिखा रिटायरमेंट के केस में विदाउट पब्लिक नोटिस ही विल स्टिल बी अ पार्टनर, राइट? Yes. राइट नवीन? Yes, ma'am. अगर रिटायरमेंट होता तो विदाउट पब्लिक नोटिस ही विल स्टिल बी अ पार्टनर, राइट? Mhm. बट यहाँ पे क्या हुआ है? That's all. वेरी गुड। यहाँ पर क्या हुआ है मेघा? Yes. सी डाइड ऑन 10th October, right? Yes. And furniture was supplied on फर्नीचर कौन सी डेट को सप्लाई हुआ? 16th October को, राइट? Yes. तो इस वजह से X कैन नॉट क्लेम मनी फ्रॉम लीगल हायर ऑफ सी। क्या वो सी से पैसे ले सकता है? नहीं। क्या वो ए और बी से मेघा पैसे ले सकता है? Yes. यस। तो हम ये चीज लिख के एंड में वी विल मेंशन कंक्लूजन या एनालिसिस, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेफर करना कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन में लिखना कि इन लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, यानी ऊपर की प्रोविजन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो लिख देना कि मिस्टर एक्स कैन नॉट क्लेम फ्रॉम सी बट कैन क्लेम फॉर, किससे क्लेम कर सकते हैं? ए एंड बी। समझ आया आपको? Yes. तो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप उसको बताओगे कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। ओके, क्वेश्चन में क्या फैक्ट दे रखा है, फिर आप बताओगे कि इससे रिलेटेड आपने जो प्रोविजन पढ़ा है वो क्या है, और एंड में कंक्लूजन लिखोगे कि क्या इस प्रोविजन से हमारा फैक्ट ऑफ द केस मैच करता है, वो सही है या गलत है। तो ये चीज आप नीचे कंक्लूजन में बताओगे। ओके, Yes. तो हम आगे जितनी भी केस स्टडीज करेंगे हम किस फॉर्म में करेंगे? इसी फॉर्म में। ओके, Ma'am, so I want to rearrange that. व्हाट यू आर सेइंग? So I want to rearrange that यस, यू विल the way I done. यस, जितने भी आंसर्स, अब ये वाला ओके, जिससे भी हम आगे आंसर्स पढ़ेंगे तो आप उन सबको इसी फॉर्म में रीअरेंज करोगे। ओके, Yes. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. You have checked mine, right? I have done Yes, first yes.
provision. Second. yes, I have checked it. You have wrote it correct. बट एग्जाम में हम ऐसे करेंगे कि हम इसके ऊपर हेडिंग भी डालेंगे. जैसे इसमें मैंने फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन, कंक्लूजन तीनों की अलग-अलग हेडिंग डाली ना. आप एग्जाम में अलग-अलग हेडिंग डालोगे जिससे एग्जामिनर को क्लासिफाई करने में आसानी होगी एंड इट लुक्स प्रेजेंटेबल आल्सो. ओके. तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 से 4 केस स्टडीज आपको भेजूंगी जो आप दोनों मुझे इसी जो टॉपिक्स हमने किए हैं उसी फॉर्म पे भेजूंगी और उसी फॉर्म पे आप लोग मुझे उसको सॉल्व करके देंगे. ओके, बिफोर टुमारोज क्लास. ओके, कर पाएंगे आप दोनों सॉल्व? Yes, sir. ओके. सो कल की क्लास हम 8:30 ही करेंगे मॉर्निंग में. उस टाइम तक आप दोनों का ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके. Okay. मैं आपको बाय इवनिंग आपको 4 केस स्टडीज भेजूंगी ऑन द टॉपिक्स. स्पेशली जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, कोशिश करना कि एक बार पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद सॉल्व करना. ओके. इससे आपको ये फायदा होगा कि आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे एंड आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. ओके. एंड आपने सुबह स्क्रिबल डाउन वाला काम किया था जो मैंने आपको कल बताया था. Yes. मेघा, आपने किया था? Yes, ma'am. ओके. ये डेली करना, इससे इजीली रिवाइज होता जाएगा. अब आज हमने यूनिट 1 किया है तो यूनिट 1 आप लोगों का एम है कि कल की क्लास से पहले पूरा लर्न हो जाना चाहिए. ओके. Yes, ma'am. कल हम कोशिश करेंगे अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर लें. ओके. आप देखना, अगर आप दोनों को कोई यूनिट 1 में डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं वो क्लियर कर सकूं. ओके. Yes. ओके. सो वी विल मीट टुमारो एट 8:30. ओके. Okay. कोई डाउट्स? No. No. ओके. बाय बोथ ऑफ यू. Well, thank you. वेलकम. मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 14. सेक्शन 14 क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. देखो, हमने जब अभी पार्टनरशिप और एक कंपनी के बीच का डिफरेंशिएट किया था तो उसमें हमने पॉइंट थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जब एक फर्म की प्रॉपर्टी होती है, क्या उसमें वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी ही होती है, राइट? जो कंपनी होती है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? यस, कि कंपनी अपने नाम पे कुछ भी खरीद बेच सकती है. कंपनी का अपने नाम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग विल बी देयर. वो एक बिल्कुल अलग पर्सन होगा, राइट? Yes. उसी तरह जो पार्टनरशिप है, इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. तो पार्टनरशिप के जो प्रॉपर्टी होती है उसमें किसका राइट होता है? उसके सारे पार्टनर्स का. क्योंकि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है. क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इस वजह से जो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है इसको हम पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके. या जॉइंट स्टॉक भी बोलते हैं. जॉइंट स्टॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे पार्टनर्स का राइट है, राइट? Yes. तो ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो प्रॉपर्टी फर्म की बिलोंगिंग है. तो अगर कोई अग्रीमेंट नहीं होगा तो देखो, अगर हम तीनों की सपोज मेरी और नवीन की पार्टनरशिप है, ओके, कोई अग्रीमेंट नहीं है तो नवीन बोलेगा कि प्रॉपर्टी मुझे चाहिए और मैं बोलूंगी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, राइट? तो इसमें तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगा. तो उसके लिए क्या है? तो जैसे कि सारी प्रॉपर्टी, राइट्स और इंटरेस्ट जो पार्टनर्स बिजनेस में लाए हैं वो एक कॉमन स्टॉक माना जाता है, राइट? सपोज मेरा और जो नवीन की पार्टनरशिप थी, तो नवीन ने बोला कि आप मेरी बिल्डिंग में पार्टनरशिप, हम ऑफिस खोल सकते हैं, राइट? एंड मैंने बोला कि मैं अपने घर से फर्नीचर वगैरह कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. तो जब बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो इस पे तो झगड़ा हो जाएगा, राइट? जो पार्टनर्स ने बिजनेस करते वक्त हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है या परचेज की है उसके ऊपर भी झगड़ा होगा और फर्म की गुडविल के अमाउंट के ऊपर भी झगड़ा होगा. तो इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी हो सकती है अगर हमारा अग्रीमेंट नहीं है, राइट? तो अब हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, फर्म की प्रॉपर्टी तो है, अब इसको पार्टनर्स में कैसे बांटे? तो ये फैक्ट है कि जो प्रॉपर्टी पार्टनर यूज करता है पर फर्म के पर्पस के लिए वो प्रॉपरली यूज होना चाहिए. अब उसका इंटेंशन क्या है उससे आप बताओगे कि हाउ इट विल बी क्लासिफाइड. क्या उसका इंटेंशन का मतलब देख, सपोज फर्म के पास फर्नीचर है, ओके. ये फर्नीचर जो था ये हम लोगों ने फर्म के नाम पे लिया था, बट इसको नवीन अपने घर में यूज करता है, ओके, पर्सनल एसेट के तौर पे.
तो क्या मैं इसको फॉर्म का पार्ट मानूंगी? अगर मैंने फर्नीचर लिया, ओके, Yes. देखा आपको समझ आया, फर्नीचर लिया एंड नवीन ने बोला कि आई यूज इट एज माई पर्सनल थिंग, तो ये तो मैं ड्राइंग्स नो मैम। मानूंगी। यस, Yes. करेक्ट नवीन, क्योंकि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए, राइट? तो नवीन ने Yes. बोला। अब तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना है कि या सेपरेट करना है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को पहले से ही, ताकि कल को जब बिजनेस बंद होता है तो हमें पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी। तो ये चीजें पहले से प्री अग्रीड डिसीजन होना चाहिए। ओके, Yes. समझ आया क्या होता है प्रॉपर्टी के लिए? यस। Yes. कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट भी करना चाहते हो, लाइक मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है एंड मुझे नवीन के नाम पे कन्वर्ट करनी है, या आपने सुना होगा हम बहुत बार लैंड एंड बिल्डिंग दे देते हैं क्रेडिटर्स को सेट ऑफ करने के लिए, राइट? Yes. तो ये सारी चीज का जो अग्रीमेंट है ये पहले से हो जाना चाहिए। बट देखो, गुडविल आपको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने 11th में और 12th में सीखी है, राइट? गुडविल Yes. कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो गुडविल जो है बिजनेस की, ये पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है, और गुडविल को भी हम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मानते हैं। ओके, Yes. गुडविल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में इंक्लूड होती है नवीन? और मैम? क्या इज गुडविल इंक्लूडेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? यस। यस, बट हमारा जो सेक्शन 14 है ये हमें गुडविल को डिफाइन नहीं करता। इट जस्ट स्टेट्स दैट गुडविल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ओके, Yes. तो गुडविल होती क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स कि फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके बेसिस पे हम फर्म की रेप्यूटेशन बताते हैं, राइट? Yes. अगर जब एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हर पार्टनर का राइट होता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो गुडविल वो सेल कर सकते हैं ताकि उसका बेनिफिट सारे पार्टनर्स को मिल सके। ओके, अब हमें Yes. पता है कि गुडविल कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, राइट? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मॉनेटरी फॉर्म, हम मनी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? Yes. और गुडविल क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी का पार्ट है तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेटली सोल्ड कर देंगे, ये बाकी प्रॉपर्टी के साथ सेल कर देंगे। और जैसे ही गुडविल सेल होगी तो बायर के साथ एग्रीमेंट होगा कि ये पार्टनर्स जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं ऐसा सेम बिजनेस वो कैरी नहीं कर सकते विद इन लोकल लिमिट्स, या अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका क्या मतलब है? देखो, सपोज जो कोका कोला वाले थे उन्होंने अपना ब्रांड मुझे सेल कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपना ब्रांड किसको सेल किया? मुझे, ठीक है? अब कोका कोला वाले जो है, कोका कोला जैसा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड या कोल्ड ड्रिंक, वो एक टाइम पीरियड होता है, स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम पीरियड, जिसके अंदर वो ये ब्रांड नहीं शुरू कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अगर कोका कोला वालों के पास तो सीक्रेट रेसिपी एवरीथिंग विल बी देयर, राइट? Yes. तो उनको तो पता होगा। अगर वो लोग मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो क्या कोई मेरा प्रोडक्ट लेगा? No. नो, राइट? नवीन, क्या कोई मेरा प्रोडक्ट लेगा फिर? नो। तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं मुझे उनकी गुडविल लेने का। तो इसलिए ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं तब वैलिड होते हैं जब तक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है, ये रीजनेबल हो, यानी कि थोड़े टाइम तक रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है ताकि आप उस गुडविल का बेनिफिट ले सको। क्या ले सको? बेनिफिट। बेनिफिट ले सको। कोई डाउट इसमें? No. नो। प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, देखो जो प्रॉपर्टी पार्टनर की है वो पार्टनरशिप फॉर्म की नहीं बन सकती। लाइक मेरी और नवीन की पार्टनरशिप है, नवीन के पास अपना खुद का घर है, तो क्या मैं उस पर राइट क्लेम कर सकती हूँ? No. नो। नो। एंड अगर देखो, सपोज मेरी और मेघा की जो पार्टनरशिप थी, ओके, तो मेघा ने बोला, हमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मेघा ने बोला कि हम मेरा घर यूज कर सकते हैं एज एन ऑफिस। ओके, तो क्योंकि हम मेघा का घर एज एन ऑफिस यूज कर रहे हैं, क्या मैं मेघा के घर को पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ? आप दोनों बताइए तो सही कि अगर मैं मेघा का घर एज एन ऑफिस यूज कर रही हूँ तो क्या मेघा का घर हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गया? No. नो। क्यों नहीं नवीन? Because it's a personal property.
यस, इट्स अ पर्सनल प्रॉपर्टी। और कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर हम पार्टनरशिप के लिए यूज कर रहे हैं किसी पार्टनर की, वो हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती जब तक वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में ना हो। ओके, Yes. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखो सेक्शन 15 क्या कहता है कि फर्म जो है वो प्रॉपर्टी अपने पास हेल्ड भी करती है और यूज भी करती है फर्म के पर्पस के लिए, राइट। पार्टनरशिप में देखो, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि सारे पार्टनर्स फर्म की प्रॉपर्टी को लेते हैं, राइट। इससे ये मतलब तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर होगा तो उसका कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होगा फर्म के एसेट में। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब है कि जैसे कि नवीन देखो, हम दोनों की पार्टनरशिप थी, ठीक है। अब जैसे कि हमारी पार्टनरशिप के पास असेट्स क्या थे, एक बिल्डिंग थी और एक फैक्ट्री थी। ओके, तो हाँ, बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 CR एंड फैक्ट्री की वैल्यू थी 5 CR। तो मैंने बोला कि बिल्डिंग मैं टेक ओवर करूंगी जस्ट बिकॉज इट हैज अ हाई प्राइस। तो मैं अपने प्रोप्राइटरी यानी मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर असेट को ओन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ये बिल्डिंग हम तीनों की है, क्योंकि ये पार्टनरशिप की है, राइट। तो ये हम दोनों की होगी, Yes. Yes. राइट नवीन, क्योंकि हम दोनों की पार्टनरशिप है तो ये हम दोनों की होगी। तो ये आप टेक ओवर नहीं कर सकते। टेक ओवर करने के लिए आपको ये पूरी बिल्डिंग या तो मुझे हाफ अमाउंट देना पड़ेगा या इसको सेल करनी पड़ेगी। ओके, Yes. हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको अपना शेयर मिले एंड वो सारे असेट्स को देखे कि जो असेट्स पार्टनरशिप के हैं वो पार्टनरशिप पर्पस के लिए यूज हुए या नहीं हुए। जैसे कि ये बिल्डिंग हम दोनों की थी, राइट नवीन, ये हमने Yes. पार्टनरशिप से ली थी। अब आप बोलो कि मैं ये बिल्डिंग तो हम लोग पार्टनरशिप में नहीं यूज करेंगे, ये बिल्डिंग मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगा, तो क्या मैं वो अलाउ करूंगी? नो, राइट। आप दोनों को पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. एक बार सेक्शन 15 को 14 को रीड करो एंड 15 ऑल्सो, फिर हम आगे चलते हैं 16 पे कि बिजनेस को अगर पर्सनल प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है, राइट। Yes. अब पर्सनल प्रॉफिट कैसे अर्न होता है बिजनेस, ठीक है। पर्सनल प्रॉफिट कैसे, देखो सपोज पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर पार्टनर को कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है फर्म की या कोई प्रॉपर्टी यूज करके वो फर्म के नाम पे उसको प्रॉफिट होता है तो वो फर्म को देगा। क्या मतलब, देखो जैसे कि सपोज फर्म, जैसे कि दिस इज मी एंड ये आपकी और मेघा की पार्टनरशिप फर्म है। ओके, अब मेघा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो मेघा, आप लोगों ने मुझसे सामान लेना था सपोज 20 लाख रुपीज का, कितने का? बट क्योंकि मेरी और मेघा की फ्रेंडशिप अच्छी है तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये सामान 18 लाख में सेल कर दूंगी, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, राइट। Yes. तो मेघा ने बोला कि हमें, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी इसलिए हमें 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट में से मुझे कुछ हिस्सा चाहिए अपने लिए क्योंकि मैंने फर्म को 2 लाख का फायदा कराया, राइट। Yes. तो ये मेघा हमसे डिमांड कर सकती है। वहीं अगर देखो, वहीं अगर मेघा ने फर्म के नाम पे प्रॉफिट किया है, जैसे कि मेघा सपोज गई सैमसंग के स्टोर पे, ओके, Yes. एंड मेघा ने बोला सैमसंग के स्टोर पे कि मुझे चाहिए फोन, एंड उसने बोला अरे आप तो MN पार्टनरशिप की मेंबर हैं तो हम पार्टनरशिप के नाम पे आपको फोन पे 20,000 का डिस्काउंट देते हैं। तो मेघा को ये डिस्काउंट क्यों मिला? क्योंकि उसने पार्टनरशिप का नाम यूज किया, राइट। Yes. इस प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा होगा मेघा वो पार्टनरशिप को देगी। अंडरस्टूड? Yes. और अगर पार्टनर कोई सेम नेचर का बिजनेस करता है और फर्म के साथ compete करता है तो भी वो अपने सारे प्रॉफिट्स फर्म बिजनेस को देगा। जैसे कि मेघा और मेरी पार्टनरशिप हम दोनों की फर्नीचर की है, राइट। Yes. तो हम मेघा को पता चला कि फर्नीचर बहुत अच्छा सेल होता है तो मेघा ने
एरिया, एक दूर के एरिया में, थोड़े से दूर एरिया पे एक और फर्नीचर की शॉप खोली। ओके, क्या Yes. इसका नेचर और मेरे बिजनेस का नेचर सेम है? क्या हम दोनों की पार्टनरशिप फर्नीचर शॉप की है, राइट? Yes. क्या मेघा भी फर्नीचर सेल कर रही है? Yes. यस, राइट। तो क्योंकि मेघा सेम नेचर का बिजनेस कर रही है, तो उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो भी मेघा पार्टनरशिप फॉर्म में कंट्रीब्यूट पे करेगी या कंट्रीब्यूट करेगी। समझ आया आपको? Yes. पहली बात, आप जैसा बिजनेस पार्टनरशिप के साथ करें, आप वैसा सेम बिजनेस नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, आप अपनी फर्म का नाम यूज करके या फर्म का बिजनेस कनेक्शन भी नहीं यूज कर सकते, या फर्म के नाम पे कुछ लो। ओके, Yes. कोई डाउट इसमें दोनों को? No. ओके, अब देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ABCD एस्टैब्लिश पार्टनरशिप फर्म फॉर रिफाइनिंग शुगर। किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म है? शुगर रिफाइन करने के लिए, राइट? A, who himself was a wholesale grocer, were entrusted with work of selection and purchase of sugar. As a wholesale grocer, A was well aware of the variation in sugar market and had suitable sense of propriety as regard of purchase of sugar. यानी कि देखो, ABCD पार्टनरशिप फॉर्म में थे, राइट? Yes. ए जो था पहले एक होलसेलर था। अब देखो, जो होलसेलर्स होते हैं उनको नॉलेज होती है ना कि कितनी कितनी वैरायटी होती है, क्या चीज किस प्राइस में मिलेगी, राइट? Yes. तो ए के पास ऑलरेडी शुगर ए ने लो प्राइस पे परचेज की थी, जो उसने फॉर्म को सेल कर दी जब फॉर्म को जरूरत थी। बट ए ने फॉर्म को ये नहीं बताया कि ये शुगर मैंने अपने पर्सनल होलसेलर के काम से आपको सेल किया है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ए शुगर बाहर से लेता तो एक अगर बाहर से शुगर लेता तो उसको एक्सपेंसिव पड़ती, राइट? Yes. और ए के पास ऑलरेडी स्टॉक था, तो ऑलरेडी स्टॉक में से अगर वो फॉर्म को देगा तो उसको प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि वो वही प्राइस चार्ज कर सकता है जो ए चाहे, राइट? Yes. तो आप बताओ, क्या ए को प्रॉफिट फॉर्म के साथ शेयर करना चाहिए? नवीन, क्या ए को प्रॉफिट फॉर्म के साथ शेयर करना चाहिए? Yes. Yes. यस, व्हाई? क्योंकि क्यों वो करना पार्टनर चाहिए? He. बताओ बताओ, मेघा आप क्या कह रहे थे? क्योंकि वो फर्म का पार्टनर है। वेरी गुड। नवीन, आपका क्या रीजन है? He earned in the name of the firm. वेरी गुड। पहली बात, वो पार्टनर है, दोनों ने एक बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट बोला। दूसरी बात, मेघा उसने फॉर्म का नाम यूज किया, राइट? या Yes. फिर उसने फॉर्म के फॉर्म का जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस है वो किया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट? तो जो Yes. भी उसका प्रॉफिट का शेयर होगा उसको वो पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes. ये कौन सा था? व्हेन वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा है, राइट? Yes. दूसरा आप पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या है। दोनों एक बार रीड करो। ABCD are started a business in partnership for importing salt from a foreign port and selling it at Chittagong. A strong certain transactions in salt on his account were found of same nature as business carried on by partnership. तो क्या बताओ, क्या ए को अपना शेयर उनके साथ अपना शेयर बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? Yes. यस। क्यों बांटना चाहिए? इसमें भी वही बात है। इसमें भी वही बात है। वेरी गुड। नवीन, इसको क्यों बांटना चाहिए? What, ma'am? आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल 4 में कौन सा सेक्शन लगेगा और क्यों लगेगा? Example 4. यस यस, एग्जाम्पल 4 है, कौन सा सेक्शन लगेगा और क्यों लगेगा? 16. 16। वेरी गुड। एंड नवीन, आप बताएंगे जरा, मेघा ने तो मुझे बता दिया। Section 16. सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्यों लगेगा? और क्या पार्टनर लायबल है अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए? Yes. क्यों? Because he made the profit a partner यस। and it was in एंड the name of क्योंकि firm. यस, एंड उसने सेम नेचर यूज की। Verma? Hello? फर्म जो थी वो सॉल्ट में डील करती थी, राइट? Yes.
एंड उसने भी सेम नेचर ऑफ बिजनेस किया, तो इसलिए वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसको उसको पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा, राइट? Yes. एक बार इसका सेक्शन 16 रीड कीजिए, फिर हम 17 पे आगे। सेक्शन 16 पे अभी एक दो केस स्टडीज हम पहले करेंगे, क्योंकि ये वाला जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, Yes. प्लीज सॉल्व करते हैं ये दो केस स्टडी, अपने पास नोटबुक में लिख लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यू वांट टू सेव इट, ये सेव भी कर लें। ओके, जरूर ओपन द ग्रुप वन। फर्स्ट केस स्टडी एंड सेकंड केस स्टडी, इनके तरफ आंसर लिख के दीजिए। ओके, एक चीज बतानी है, पहले वो बताती हूँ, फिर केस स्टडी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज बताइए आप दोनों मुझे कि एग्जाम में हम जो पेपर लिखते हैं कितने घंटे का होता है? 3 घंटे। वेरी गुड, 3 घंटे। एंड 3 घंटे में हमें कितने मार्क्स का पेपर लिखना होता है? 100. 100, राइट? तो इसका मतलब अगर 3 घंटे में मैं 100 मार्क्स का पेपर लिखती हूँ, इसका मतलब 180 मिनट्स मिलते हैं मुझे टोटल 100 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए। यानी एक मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट होता है। कितना? 1.8. 1.8 मिनट। तो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया, दिस इज फॉर 6 मार्क्स, राइट? तो 1.8 टाइम्स 6, 10.8। तो आप कोशिश करना, देखो पेपर में आप पूरा 3 घंटा लगाओगे नहीं, थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए भी छोड़ोगे, राइट? तो कोशिश करना कि अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स विद इन 9 मिनट्स वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कितने मिनट्स में? 9. राइट? अभी 9:42 हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन है आपके पास? 2, राइट? तो आपका एम है कि अब 18 मिनट्स की 18 मिनट्स में ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाए। इससे आपकी पेपर की स्पीड लिमिट ऐसे बढ़ेगी। ओके, अदरवाइज स्पीड लिमिट बढ़ानी बहुत मुश्किल होगी एग्जाम में। तो स्टार्ट द केस स्टडीज, एग्जैक्ट 10 पे बंद हो जाएंगी केस स्टडीज। स्टार्ट। एंड केस स्टडी किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम? केस स्टडी किस फॉर्मेट में लिखते हैं? तो याद Fact, है बताया provision. था? Fact, फैक्ट, provision, and कंक्लूजन। वेरी गुड, इसी फॉर्मेट में लिखनी है, कोई भी केस स्टडी आएगी। स्टार्ट। Yes. एग्जैक्टली एट 10:01 मैं दोनों के पेन डाउन करा रही हूँ।
आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes. प्रोविजन में हम ये लिखेंगे दैट if a partner uses the name of the firm or connection of the firm, he should pay profit to the firm. हम प्रोविजन जर्नल में लिखते हैं और कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि मोहित जो है उसने फर्म का नाम यूज किया है। समझ आया? Yes. प्रोविजन में हम उसको जर्नल टर्म्स में बताएंगे जैसे हमारे एक्ट में लिखा हुआ। ओके, Yes. आपने आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। एक बार प्रोविजन ठीक कर लो, आपके मार्क्स ग्रेजुअली केस स्टडी में 1.5 मार्क्स हर केस स्टडी में से बढ़ सकते हैं। ओके, Yes. जैसे मैं आपको दिखाऊं, हाँ एक बार देखो अपना व्हाट्सएप, जैसे नवीन ने लिखा है। हाँ जी, प्रोविजन में आपने क्या बताया, क्या लिखना है, फिर से एक बार रिपीट करें। जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, यस। तो आपने ये तो सही लिखा है, आपको प्रोविजन में जर्नली लिखना है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस का नाम यूज करता है तो उसको प्रॉफिट बिजनेस को देना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखो कि क्योंकि अर्जुन ने भी यूज किया इसलिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। एक बार देखो, मैंने आपको नवीन का आंसर नहीं भेजा है। No, I sent it. Yes, yes, I'm reading that only. Okay, first one is absolutely correct now. Second one. वेरी गुड नवीन, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर्स दोनों के ठीक है, बस थोड़ा सा फ्रेमिंग का तरीका था, वो समझ आया आपको मेघा? यस। इसको थोड़ा सा अगर फ्रेमिंग को ठीक कर लोगे ना, आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे लॉ में, क्योंकि लॉ में प्रेजेंटेशन जरूरी होती है। ओके, यस। तो आप दोनों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया अच्छे से? यस। Yes, ma'am. हम आगे चले। यस। ओके, लेट्स मूव टू सेक्शन 17। देखो, हमने ड्यूटीज और राइट्स पढ़े थे एक पार्टनर के, राइट? Mhm. तो अब देखो, अब ड्यूटीज और राइट्स पार्टनर के कब चेंज होते हैं? जब फॉर्म में कोई ना कोई चेंजेस होंगे। चेंजेस 4 तरीके के होंगे। देखो, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म कब चेंज होती है? जब कोई नया पार्टनर आएगा, राइट? जब कोई पार्टनर जो है चला जाएगा क्योंकि उसकी डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गई, राइट? जब पार्टनर, जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस कैरी करे या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दे, किसी दूसरे नेचर का बिजनेस जब वो कैरी करे, तो भी आपके रूल्स एंड राइट्स चेंज हो जाएंगे, राइट? ड्यूटीज। और जब पार्टनरशिप, देखो सपोज मेरी पार्टनरशिप 5 इयर्स की थी, वो 5 इयर्स खत्म हो गए तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, तो उस केस में भी शायद जब मैं नई पार्टनरशिप डील बनाऊं तो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज अफेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किन 4 तरीके से आपकी राइट एंड ड्यूटी अफेक्ट होती है? जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई पुराना पार्टनर चला जाता है, जब आपका फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है, और जब आपके नेचर ऑफ बिजनेस में कोई चेंज होता है। ओके, अगर देखो ये सब, अगर सेक्शन 17 के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज इस वजह से है क्योंकि फॉर्म में चेंज हुआ है, राइट? फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। क्यों? क्योंकि फॉर्म के सारे रूल्स किस में लिखे होते हैं? पार्टनरशिप डीड में, राइट? Yes. अगर पार्टनरशिप डीड में हम फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, तो उसमें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, किससे? सबकी सहमति से राइट्स एंड रूल्स को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही वो चेंज होगा इमीडिएटली हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके, जैसे कि हम लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज के उसमें ये नहीं, उसमें था कि जो राइट्स टू चेक द बुक्स है वो नहीं था, ठीक है? कि मुझे अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है वो मैं नहीं कर सकती थी, तो हमने इसको चेंज किया, पार्टनरशिप डीड को, और इस राइट को ऐड किया। तो जिस दिन ऐड किया है उसी दिन से ये राइट हम लोगों पे एप्लीकेबल होगा। ओके, अंडरस्टूड नवीन? Yes. जब एक फॉर्म फिक्स टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमें पता है जब वो टर्म एक्सपायर हो जाता है तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, राइट? तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हमारी सेम रहेंगी जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। बट अगर पार्टनरशिप एट विल है, क्या पार्टनरशिप एट विल में कोई टाइम लिमिट होती है? No. नवीन, क्या पार्टनरशिप एट विल में कोई टाइम लिमिट होती है? नहीं। No. तो पार्टनरशिप एट विल में आप चेंजेस नॉर्मली डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं है, तो हम एक्सपायरी का वेट ही नहीं कर सकते, राइट? Yes.
नेक्स्ट इज वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, यानी कि जहाँ पे देखो फॉर्म कोई ऐसी अंडरटेकिंग करता है या बिजनेस करता है जो ओरिजिनल के जैसी है, जैसे सेम चीज है इसमें, सेम नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई पार्टनर या कोई भी सेम नेचर ऑफ बिजनेस में कोई भी काम करता है तो उस केस में भी आप अपने राइट और ड्यूटीज को चेंज कर सकते हो। ओके, किसमें? अगर वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस में होगा। एडिशनल अंडरटेकिंग का यही मतलब होता है कि अपने काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो विद सेम लेवल ऑफ नेचर, उसका नेचर और आपके ओरिजिनल बिजनेस का नेचर सेम है। ओके, पर इसको रीड करो, फिर सेक्शन 18 पढ़ते हैं। देखा, आपने भी पढ़ लिया, आगे पढ़े। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टनर्स की क्या राइट है। अब देखो, अब बिजनेस में वो क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमारा प्रॉपर्ली मेंशन है इन सेक्शन 12 कि बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है। ओके, सबसे पहली बात, पार्टनर्स में हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट ले। कैसे पार्ट ले? जैसे कि अगर बिजनेस में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो हर पार्टनर का राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के अंदर रख सकता है। ओके, अंडरस्टूड? Yes. Second thing is कि every partner is bound to attend diligently to his duties in conduct of business, यानी हर पार्टनर को बाउंड मतलब कंपलसरी है कि वो अपने बिजनेस में जो भी उसकी ड्यूटीज है उसके लिए वो पूरा अटेंटिवली रहे और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करे। उसकी जरूरत है, ये नहीं कि जैसे हम तीनों की पार्टनरशिप है तो आप दोनों ड्यूटीज पूरी कर रहे हो और मैं नहीं कर रही, तो हम तीनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ड्यूटीज को पूरा करना। ओके, Yes. देखो थर्ड थिंग, सपोज हम तीनों की पार्टनरशिप है एंड कुछ डिसीजन है जिसपे मैं अग्री नहीं कर रही बट आप दोनों अग्री कर रहे हो, कोई डिफरेंसेस अराइज हुए हैं या कुछ दिक्कत आई है जो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी मैटर में चल रही है, तो जितने मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो जो भी डिसीजन लेंगे उस पे हम अग्री करेंगे। ओके, और हर पार्टनर के पास राइट है कि जब मैटर डिस्कस हो रहा है उससे पहले वो अपना ओपिनियन रख सके, बट इससे नेचर ऑफ बिजनेस में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट ना हो। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब, जैसे सपोज हमारा फर्नीचर का बिजनेस है। ओके, Yes. तो फर्नीचर के बिजनेस में, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर के बिजनेस में हम तीनों पार्टनरशिप में थे, तो मैंने बोला कि लेट्स इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ फर्नीचर, तो इस बात पे आपने और नवीन ने डिसएग्री कर दिया कि ये न्यू फर्नीचर मार्केट में नहीं चल पाएगा, तो क्योंकि आप दोनों ने डिसएग्री किया, आप दोनों मेजॉरिटी में आ गए, राइट? Yes. तो हम डिसीजन क्या मानेंगे कि इट इज नॉट वैलिड। वाई? क्योंकि आप दोनों मेजॉरिटी, आप दोनों ने मना कर दिया, तो हम इस हमारा डिसीजन है कि हम इसको नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट नवीन? Yes. बट अगर मैं बोलूं कि हम फर्नीचर से, सपोज आपने बोला कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पे स्विच करना चाहते हैं एंड आप दोनों अग्री कर गए और मैंने मना कर दिया, तो भी हम नहीं कर सकते। अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेजॉरिटी नहीं वर्क करती, उसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes. अगर बिजनेस का नेचर चेंज होता है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। अगर कोई नॉर्मल मैटर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। ओके, अंडरस्टूड? Yes. Yes. हर पार्टनर के पास राइट है कि वो कोई भी हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग भी सकता है एंड उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की, एंड एक कॉपी भी आपसे मांग सकता है कि आप मुझे हमारी बुक्स, जो हमने फॉर्म्स की बुक्स बनाई है, अकाउंट्स बनाए, आप मुझे उसकी कॉपी दे दो। ओके, next is in event of death of a partner, his higher or legal representative or duly authorized agent have the right to access to and inspect the copy of any book of accounts. Because suppose I died, okay, मेरी डेथ के बाद जो भी मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल हायर होगा उसके पास राइट है कि वो आपसे, जैसे जितना राइट मेरा था कि मैं आपसे बुक ऑफ अकाउंट की कॉपी मांग सकती हूँ, राइट, इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, उसी तरह मेरा लीगल हायर भी बुक ऑफ अकाउंट एक्सेस भी कर सकता है, आपसे इंस्पेक्ट भी कर सकता है और कॉपी भी मांग सकता है। ओके, अंडरस्टूड ये 6 पॉइंट्स? Yes. अब देखो, हमने अभी पढ़ा राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट, कि हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के डिसीजंस में पार्ट ले सके, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस टू बिजनेस होता है पार्टनर्स का। हम इनकी पावर्स को को एक्सटेंसिव मानते हैं। को एक्सटेंसिव क्या होता है इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, इससे हम समझ सकते हैं।
Suppose now the management have the power of this particular partner is inferred with and had been longly procured from participating. Can the court intervene in these circumstances? देखो suppose कि नवीन का राइट था कि वो पार्टनरशिप में बोल सकता है, राइट? Yes. बट नवीन के कुछ एक्शन, सपोज नवीन ने कोई ऐसा क्लेम दिया जिसपे हम अग्री नहीं कर रहे, तो नवीन ने कोर्ट में जाके कंप्लेन करी या केस किया कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था जहाँ पे आप और नवीन डिसीजन से अग्री नहीं कर रहे बट मैं अग्री कर रही हूँ, राइट? तो क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ ये बोलने के लिए कि ये दोनों मेरे डिसीजन पे अग्री नहीं कर रहे? नवीन, क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ ये बोलने के लिए कि आप दोनों मेरे डिसीजन पे अग्री नहीं कर रहे? No, no. ओके मेगा, सपोज हम तीनों की जो पार्टनरशिप थी इसके अंदर मैंने बोला कि हम नया फर्नीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके? Yes. आप दोनों ने डिसएग्री कर दिया कि हम नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आप दोनों ने मेरी बात सुनी ही नहीं, मैंने अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला मुझे, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ? कि जैसे आप दोनों ने बोला कि हम नया फर्नीचर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, राइट? Yes. तो लीगली ओके हम नया फर्नीचर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आप दोनों ने मेरी बात सुनी ही नहीं और मेरे को कोई पार्टिसिपेट करने का राइट ही नहीं मिला पार्टनरशिप में, तो क्या इस काम के लिए मैं आप दोनों के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती हूँ? नहीं. हाँ, देखो चाहे डिसीजन मेच्योरिटी का है दैट्स टोटली ओके कि हम नया फर्नीचर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पर मैं अपनी बात रख सकती हूँ। जब तक मैं पर्टिकुलरली अपनी बात नहीं रख सकती आप मुझे पार्टिसिपेशन से मना नहीं कर सकते। किस चीज से मना नहीं कर सकते? Participation. ओके मेघा, ओके Yes. रवि कि Yes. आप मुझे पार्टिसिपेशन से मना नहीं कर सकते। राइट टू पार्टिसिपेशन मेरा जर्नल राइट है, तो मैं आपको अकाउंट्स के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, और आपने क्योंकि मेरी बात नहीं मानी तो इसलिए मैं आपको इजीली कोर्ट में स्यू कर सकती हूँ क्योंकि आपने मेरा राइट टू पार्टिसिपेशन मुझे प्रैक्टिस करने नहीं दिया। ओके Okay. इस अबव मेंशन प्रोविजन से हमें ये पता चलता है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिमिटेड पावर होती है मैनेजमेंट के पास, एक पार्टनर के पास, बट उसके पास, कोर्ट के पास राइट है कि उस मैनेजमेंट को अलाउ करे कि वो अपने पार्टनर्स को राइट टू पार्टिसिपेट दे। आपका राइट टू पार्टिसिपेशन कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ओके Yes. अंडरस्टूड? Yes. Yes. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ओके आगे चलते हैं। बट और ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर कुछ हो रहा है इलीगल या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि जो मतलब किसी के विश्वास के अगेंस्ट हो रहा है या जो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप को अनलॉफुल बना रहा है, उसको लॉफुल नहीं बना रहा, तो उस चीज को भी आप लीगली रिपोर्ट कर सकते हो। ओके Yes. जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हम गन्स का बिजनेस करते हैं, क्या गन्स का बिजनेस करना इलीगल है? No. नो, बट अगर लाइक विदाउट लाइसेंस मैं बोलूँ कि बिना लाइसेंस के हम गन सेल करेंगे, ओके, तो दिस इज इलीगल, राइट? Yes. Yes. एंड आप दोनों ने मुझे मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या इसके अगेंस्ट मैं कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ कि इन दोनों ने मुझे गन सेल करने से मना कर दिया? No. नो क्यों? क्योंकि मैं एक इलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ, वो लीगल होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट इज सेक्शन 12C कहता है राइट टू बी कंसल्टेड। अगर कोई डिफरेंस आता है, देखो वी आर ह्यूमंस, हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है, राइट? Yes. तो अगर हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस आता है तो ये कौन चेक करेगा? हम मेजॉरिटी की बात मानेंगे। किसकी बात मानेंगे? Majority. मेजॉरिटी की। और हर पार्टनर का राइट है कि डिसीजन से पहले वो अपना ओपिनियन रखे, बट वही रूल है कि फॉर्म के नेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होता, राइट? Yes. बट ये जैसे अभी मैंने आपको बताया इलीगल एक्टिविटी वो भी नहीं होना चाहिए। जो मेच्योरिटी है उनका डिसीजन भी गुड फेथ में होना चाहिए और हर पार्टनर को कंसल्ट करना चाहिए प्रैक्टिकेबल काम में। अब जैसे मैं कल से बोलूं कि हम स्कूल के बच्चों को गन्स बेचेंगे ना, आप दोनों अग्री करके, क्या ये सही डिसीजन है? No. नो। तो हमारा डिसीजन जो है वो प्रॉपर लीगल होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए, यानी अच्छे काम के लिए होना चाहिए। ओके
Okay. Yes. और मेच्योरिटी रूल तब नहीं अप्लाई होता जब हम नेचर को चेंज करते हैं। जब फॉर्म का नेचर चेंज होता है तो सब पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, राइट? Yes. सेकेंड थिंग, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमने पढ़ा कि राइट ऑफ एक्सेस टू बुक सारे पार्टनर्स के पास है, राइट? तो अगर वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर भी है तो भी उसके पास राइट है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है एंड उसकी कॉपी मांग सकता है। ओके? तो अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है मेघा? कोई जो एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, कौन? नॉन एक्टिव पार्ट जो लायबल नहीं होता वो पार्टनर। नहीं, स्लीपिंग पार्टनर लायबल होता है बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। वही वही, राइट? थोड़ा Yes. हम वर्डिंग्स को देखेंगे। बोना फाइडे का मतलब होता है रियल या जेन्युइन। ओके? तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आप जो राइट एक्सरसाइज कर रहे हो जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मैं बोलूं मेघा को कि हमारी पार्टनरशिप 2017 में शुरू हुई है तो मुझे आप 2016 के रिकॉर्ड दिखाओ। ऐसी बात नहीं करनी, हमें अपने जेन्युइन और रियल अकाउंट्स दिखाने हैं। ओके? Yes. एंड स्लीपिंग पार्टनर के पास भी राइट होता है कि वो कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट भी कर सकता है, कॉपी भी मांग सकता है और अपनी बुक्स को एक्सेस भी कर सकता है। ओके? Yes. राइट ऑफ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने पढ़ा, क्या मेरा लीगल हायर अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या उसके पास राइट है कि वो बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? Yes, ma'am. यस। क्या वो कॉपी मांग सकता है कोई भी बुक ऑफ अकाउंट्स की? Yes. यस, करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक? No. No. सेक्शन 13 हमें बताता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी। म्यूचुअल मतलब इकट्ठे, जो हमारा जर्नल राइट और लाइबिलिटी है वो क्या होती है। A partner is not entitled to receive remuneration from taking part in conduct of business। यानी कि अगर आप बिजनेस के नॉर्मली डे टू डे एक्शन में पार्ट ले रहे हो उसके बदले आपको कोई भी रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन जस्ट बिजनेस में डेली पार्ट लेने से नहीं मिलेगी। ओके? Yes. अगर आप बिजनेस के डेली डिसीजंस में पार्ट ले रहे हो उसके लिए आपको कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी। ओके? Yes. सेकेंड थिंग, अगर आप प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हो तो लॉसेस को भी आप इक्वली ही शेयर करोगे। ओके? Yes. हम जो पढ़ते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो Yes. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, अगर प्रॉफिट्स इसमें शेयर होंगे तो लॉसेस भी इसी में ही शेयर होंगे। ओके? Yes. थर्ड थिंग, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली प्रॉफिट्स में से ही मिलेगा। किस में से मिलेगा? Profits. प्रॉफिट में से। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस के पर्पस के लिए कोई पेमेंट करता है या एडवांस में पैसे देता है अमाउंट ऑफ कैपिटल के अलावा, तो उसको अगर कोई इंटरेस्ट हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया तो उसको 6% इंटरेस्ट हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके? कि जैसे Yes. किसी पार्टनर का कैपिटल 6 लाख था बट हम एक असेट ले रहे हैं तो उसने 8 लाख रुपीस भर दिए। ओके? तो Yes. कितने एक्स्ट्रा भरे उसने? 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपीस पे हम उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। ओके? Yes. नेक्स्ट थिंग देखो, ये 6% इंटरेस्ट वाला समझ आया, एग्जाम में पूछा जाता है। Yes. Yes. ओके? नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर कोई भी फर्म जो है ये एक पार्टनर को पेमेंट करती है या कोई भी लाइबिलिटी उसकी इनकर करती है तो वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में करेगी, राइट? Yes. कि जो नॉर्मल डेज चल रहे हैं उसमें सपोज पार्टनर की कोई लाइबिलिटी थी, आपने वो पे ऑफ कर दी। ओके? Yes. और अगर इमरजेंसी होती है और आप फॉर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो एक बंदा वही करेगा जो उसने नॉर्मली प्रूडेंस में किया होगा। इसको ध्यान से सुनना, इसका मतलब समझाती हूँ। देखो, सपोज कि मैं और नवीन पार्टनरशिप में थे। ओके? Yes. क्या हुआ कि हमारा बिजनेस जो है इट इज फॉर सीमेंट। अब आप लोगों को पता है जब बारिश आती है सीमेंट एक बार गीली हो जाए तो इट इज ऑफ नो यूज, राइट? Yes. राइट? तो अचानक से हैवी रेनफॉल हुई एंड नवीन वाज आउट ऑफ टाउन एंड नवीन मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा था एंड हमारे गोडाउन या जहाँ पे हम सीमेंट रखते हैं वहां गया पानी। अब देखो, अगर सीमेंट गीली हो जाए तो क्या वो मेरे किसी यूज की होगी? No. No. नो।
तो इस केस में जो भी मेरे पास बेस्ट डिसीजन होगा कि सीमेंट को मैं सेल करूं या प्रोटेक्ट करूं या किसी को सेल कर दूं एट अ बेस्ट प्राइस, वो मैं करूंगी। तो अगर इमरजेंसी का केस होता है और आपको फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करना होता है, तो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी नॉर्मल बेसिस पे कोई बंदा क्या करता है वही सोच के आपको वो काम करना है। बट ये ना हो कि आप फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई कुछ निग्लेक्शन नहीं करोगे। जैसे मैं बोलूं कि सीमेंट ही तो है, गीली होगी तो होगी, आधा नुकसान तो वैसे ही नवीन को करना है, राइट, 50%। तो इस केस में ऐसा नहीं चलता। आपको वही काम करना है जो आप सोचोगे कि अगर नवीन भी यहाँ होता तो वो क्या करता। ओके, अगर मेरे निग्लेक्ट की वजह से या मेरी वजह से मैं ये सीमेंट को ध्यान ना देती सोच के कि इसमें नवीन का भी हिस्सा है, तो ये सारा लॉस मैं पे करती। क्यों? क्योंकि मैं फर्म को लॉस नहीं करा सकती जस्ट बिकॉज माय निग्लेक्शन। ओके, यस समझ आए पॉइंट दोनों को? यस कोई इशू इसमें? नो अभी हमने राइट टू रेम्यूनरेशन पढ़ा। राइट, रेम्यूनरेशन की कोई भी पार्टनर को बिजनेस में कोई भी सैलरी या कमीशन या रेम्यूनरेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन या डेली बिजनेस में पार्ट लेने से नहीं मिलेगी, राइट। यस बट अगर अग्रीमेंट, हमारा अग्रीमेंट कौन सा है मेघा? हमारा अग्रीमेंट कौन सा है? ओरल एंड रिटन। रिटर्न के एग्रीमेंट का नाम क्या है? हमारा पार्टनरशिप डीड, राइट। हाँ तो अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि किसी कोर्स ऑफ डीलिंग से हमें किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी है, तो वो पार्टनर अपना रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। जैसे कि मैं बोलूं कि देखो, मैं बोलूं हम दोनों की पार्टनरशिप है मेघा, ओके, यस और मैं बोलूं कि मेघा मैं डेली डेली बिजनेस में नहीं आ सकती, ना मैं डेली डेली वहाँ सामान चेक करने जा सकती हूँ, रॉ मटेरियल लेने। तो फर्म की तरफ से रॉ मटेरियल आप लाओगे, इसके लिए आपको जो भी सैलरी चाहिए होगी वो हम फर्म के प्रॉफिट्स में से आपको देंगे। ओके, ये अग्रीमेंट हम दोनों पार्टनर्स के बीच में हुआ, यस राइट। तो Yes. इस बेसिस पे मैं आपको रेम्यूनरेशन दूंगी फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है हमारे बीच में, ये हम दोनों के बीच का ओरल एग्रीमेंट है, तो भी आप मुझसे रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हो। ओके, यस समझ आया ये नवीन? Yes, yes. नेक्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। देखो, फॉर्म में अगर हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, क्या हम लॉसेस भी इक्वली शेयर करेंगे? यस तो अमाउंट ऑफ शेयर कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में, राइट। यस नवीन, अगर Yes. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर होते हैं? Equal. वेरी गुड, इक्वल। तो मेघा, अगर हमारे साथ कोई अग्रीमेंट नहीं है तो हम प्री अजम्पशन पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड होंगे। ओके, यस ये कोई भी हमारे पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कितना कैपिटल ला रही हूँ और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वो अलग बात है कि आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करो कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे कैपिटल के बेसिस पे होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वैसे में इन दोनों का कोई आपसी कनेक्शन नहीं है। ओके, यस इन दोनों का आपसी कनेक्शन नहीं है, कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। यस कोई डाउट इसमें? No. ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है उसके बेसिस पे फर्म उसको ईयर एंड पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है, राइट। यस इंटरेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि हम मानते हैं पार्टनर इज एन आउटसाइड लायबिलिटी, राइट। वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है दैट्स एन आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये जो है, आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप या कोई भी अग्रीमेंट करते हो तो उसमें आप मेंशन करोगे। अगर कोई ट्रेड कस्टम है जिस वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क पड़ता है तो भी आप करोगे। अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब होता है लॉ। देखो, कुछ कुछ लॉज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है। ओके, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, जो आपने 11th-12th में पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा कि अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, कभी कभी लॉसेस के केस में भी देते हैं, राइट। यस सो ये सब कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लिखा होता है। कोई डाउट इसमें? नो No. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस। यानी कि अगर पार्टनर कोई भी फर्म को पैसे देता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस को आप इंटरेस्ट ऑन लोन समझ के चलना, कि अगर पार्टनर फर्म को कोई भी लोन देता है या पैसे एडवांस करता है तो, और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं मेंशन,
तो उसका राइट है वो कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, 6% पर एनम। ओके, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी जरूरी नहीं है कि हमें देना है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी है कि वो देना ही देना है 6%। एंड अपनी बुक के साइड में लिख लो, इवन इन केस ऑफ लॉस इट इज कंपलसरी। अगर फर्म को लॉस भी हो रहा है तो भी ये क्या है, कंपलसरी है। ओके, एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो ये स्टैट्यूटरी, अगर किसी लॉ में लिखा है तो ही देना है। ओके, कोई डाउट? No. नो ओके, नेक्स्ट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड का मतलब है कि देखो, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन नॉर्मल और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सब आप लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा है, दोनों ने Yes. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा है आपने? यस Yes. ओके, जब डिसोल्यूशन करते हैं तो आपने रीड किया होगा कि उसमें कोई भी खर्चा होता है, कभी कभी वो पार्टनर भी बियर करता है, राइट? यस तो उस फर्म के पास, पार्टनर के पास राइट है कि अगर उसने फर्म के लिए कोई पेमेंट की है या कोई भी लाइबिलिटी के लिए पैसे भरे हैं तो उसका हक है कि वो फर्म से वो पैसे मांग सकता है। या फिर देखो, जैसे सपोज भाई हम अपना एग्जांपल लेते हैं सीमेंट वाला। ओके, तो मेघा और मैं पार्टनरशिप में थे, सीमेंट का बिजनेस है, बारिश आई एंड मेघा वाज नॉट आंसरिंग द कॉल। ओके, तो Yes. मुझे लगा कि मुझे सीमेंट बचाने के लिए आई नीड टू हायर वर्कर्स जो इस सीमेंट को गोडाउन के फर्स्ट फ्लोर पे ले जाए। ओके, तो यस गोडाउन पे फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए दे डिमांडेड 10,000 रुपीज। तो क्या मेघा बोलेगी कि मैंने तो अग्री ही नहीं किया था 10,000 के लिए, तो आपने क्यों हाँ बोली? तो क्योंकि ये बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और अगर मेरा अकेले का बिजनेस होता तो भी मैं यही करती, राइट? उसको प्रोटेक्ट करती अपने माल को, राइट? तो यस इस केस के लिए मेघा फॉर्म से इस चीज के पैसे डिमांड कर सकती है। ओके, यस एंड राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म, हर पार्टनर के पास राइट है कि अगर कोई भी निग्लेक्ट हुआ है बिजनेस में जिस वजह से उनको लॉस हुआ है तो वो फर्म से मांग सकते हैं। जैसे सपोज एक पार्टनर था एंड जैसे कि फर्म के निग्लेक्ट की वजह से सपोज सीमेंट गीला हो गया। ओके, या Yes. मेरे निग्लेक्ट की वजह से सीमेंट पूरा गीला हो गया, तो मेघा के पास राइट है कि मेघा मुझे बोले कि आपकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, आप मुझे इतने पैसे वापस करोगे। ओके, यस समझ आया? यस एक बार यहाँ तक रीड करो और मुझे बताओ कोई डाउट है, आगे चलते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी सेक्शन 27 में लिखा है कि अ पार्टनर शैल नॉट कैरी एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। जैसे कि मैं बोलूं कि हम तीनों पार्टनरशिप में थे, राइट? यस तो हम तीनों की पार्टनरशिप, सपोज हम लोग फर्नीचर का बिजनेस करते हैं जिसमें हमारी पार्टनरशिप है। ओके, वहीं सीए टॉपर्स ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारे साथ इस पार्टनरशिप, ये लोग भी फर्नीचर का काम करते हैं सपोज, एंड दे ऑफर्ड मी, ये किसी भी चीज का काम करते हैं, इन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया, तो मैं इनके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आप एक पर्सन जो बिजनेस कैरी करता है वो उसके अलावा किसी और फर्म के साथ उसका पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, Okay. अगर मुझे बनना है उसका पार्टनर, ओके, तो मुझे अगर पार्टनर फिर भी मुझे बनना है तो मुझे आपसे कंसेंट लेना पड़ेगा और मुझे सीए टॉपर्स को भी बताना पड़ेगा कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, मुझे दोनों पार्टी से कंसेंट चाहिए। ओके, यस और अगर ये कंसेंट मैं लूंगी तो मुझे टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स की क्या पर्पस है और अग्रीमेंट, ये सब कुछ मुझे आपके साथ पर्टिकुलर फॉर्म में डिस्कस करना पड़ेगा, प्रॉपर अग्रीमेंट करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उनके साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकती। ये चीज समझ आई आपको? यस ये चीज कहाँ मेंशन है नवीन? ये चीज कहाँ मेंशन है? हेलो, In section? 11, राइट? Yes. कोई डाउट आपको सेक्शन 9, 10 और 11 में? नो No. 9, 10 और 11 रीड करो, फिर हम 12 पे आते हैं।
मेघा डन? यस। ओके। सो मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं आपको कि जैसे हमारा कल यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ओके? सो जैसे ही यूनिट 3 कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे आपको टेस्ट लिखना है, तो बेटर लर्निंग साथ के साथ करते चलो क्योंकि मुझे उसके अगले दिन टेस्ट चाहिए, ओके? ताकि हम सिलेबस एटलीस्ट 3 टाइम्स एक बार रिवाइज कर सकें प्रॉपरली। तो कल यहाँ तक मुझे प्रॉपरली लर्न चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, एंड स्पेशली ये जो सेक्शन राइट टू बी कंसल्टेड है, इसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ड्यूटी टू बी डेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड और डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, ये ढंग से पढ़ना। सेकेंड पार्ट स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है, ओके? ओके। सो टुमारो यहाँ तक मैं सुनूंगी एंड हम इसके आगे अपना कल यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे, ओके? तो आप यहाँ तक कल तक पढ़ लेंगे तो मैं यहाँ तक कुछ केस स्टडीज भेजूं, अभी भेजूं या शाम को? यस मैम। ओके। तो मैं इससे रिलेटेड आपको केस स्टडीज भेजती हूँ, जो आप जैसे ही रिवीजन कर लेंगे तो आप वो केस स्टडीज आंसर करके मुझे शेयर करेंगे, ओके? मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास के बाद भी भेजोगे, कोई इशू नहीं है, ओके? एंड इकोनॉमिक्स का जो हमने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कीजिएगा, इकोनॉमिक्स की क्लास 3 o'clock, ओके? ओके। सो ओके, हम लोग मिलेंगे 3 बजे, तब तक आपकी कोशिश कीजिएगा कि पूरा रिवाइज हो जाए, ओके? ओके, बाय बाय। Okay, thank you. वेलकम, बाय। बाय। Point A. Yes. Point A states that submit a dispute relating to business to arbitration. देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ arbitration क्या होता है, इससे easy हो जाएगा समझना। देखो, suppose there are 2 companies, okay? Let me write the example. देखा, आपको भी फर्स्ट वाले में कोई डाउट है? ओके। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सुना है, बोर्ड? Yes. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होता है कि अगर मुझे कोई सेटलमेंट करनी है तो कोर्ट में जाने के बजाय हम बाहर बाहर से ही पैसे ले दे के या बाहर ही सेटलमेंट कर लेते, राइट? Yes. तो ये जो अगर मेरे बिजनेस फॉर्म का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और उसकी आर्बिट्रेशन का मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अगर मुझे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है तो वो मैं अकेले नहीं कर सकती एज एन एम्प्लॉयड पार्टनर, मुझे आप अगर हम दोनों पार्टनरशिप में हैं तो उसके लिए मुझे आप भी अग्रीड होने चाहिए। क्या पता आप बोलो कि नहीं मुझे तो लीगल वे में चाहिए और मैं बोलूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहिए, सो इट इज नॉट अलाउड। हम दोनों उस चीज पे अग्रीड होने चाहिए, ओके? Okay. मेघा, आपको समझ आया आर्बिट्रेशन का मतलब? ओके, आप पढ़ लो इसको, और इसमें कोई और बहुत डाउट हो तो मुझे बताना। Done, Mafu. डन? Yes. मेघा, आप भी पढ़ लो, फिर हम आगे चलते हैं। Done मैम। डन? अब देखो, हमने इतनी बातें की जिसमें हमने पता चला कि हम फॉर्म को बाइंड करते हैं, फॉर्म को बाइंड करते हैं। अब फॉर्म को बाइंड करते कैसे हैं? कोई तरीका होगा कि अगर हमें फॉर्म को अपने एक्शंस पे लेके आना तो कोई तरीका भी होगा उस चीज का। तो हम किस मोड से बाइंड कर सकते हैं ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 22 में, ओके? अगर आप एक फॉर्म को अपने एक्शन से बाइंड करना चाहते हो या एक पार्टनर के एक्शन से या किसी भी पर्सन के, तो वो जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो फॉर्म के नाम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। किसके नाम पे? फॉर्म के नाम पे। और किस मैनर में? या तो एक्सप्रेस करके या एक इंटेंशन बाइंड करके। इंटेंशन बाइंड करने का मतलब है जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर आप ना बोलो, आप अपने एक्शन से बताओ ही ना या प्रूफ करो कि हाँ, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था जिसमें एक एबीसी वर्क पार्टनर्स और एक्स एक मैनेजर था एंड एक्स को जब एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने नहीं किया, राइट? Yes. तो उसी तरह जब तक आपको इंटेंशन से बाइंड हो या लग रहा है कि हाँ हम विजिबल है, इंटेंशन से बाइंड हो, तो हम आपको फॉर्म के नाम पर ही मानेंगे। बट मेन थिंग इज कि एग्जीक्यूशन किसके नाम पे होना चाहिए?
उनके नाम पे। फर्म के नाम पे, राइट नवीन? Yes. एग्जीक्यूशन किसके नाम पे होना चाहिए? Firm के। अब वो एक्शन चाहे एक पार्टनर करे, वो फर्म के बिहाफ पे करे, बट वो होना फर्म के नाम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि देखो, हमने पढ़ा है कि हर पार्टनर जो होता है ये फर्म का एजेंट होता है, राइट? बिजनेस के पर्पस के लिए। Yes. तो पार्टनर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में अगर कोई पर्सनल अग्रीमेंट होता है तो दैट इज वो हमारे कोई काम का नहीं है। बट हर पार्टनर क्योंकि एजेंट होता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नाम पे अगर वो कोई अग्रीमेंट करता है तो वो उसके एक्शंस को बाइंड करता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये था ना कि अगर वो आप कोई इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो मैटर नहीं करता, बट पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे करते हो तो मैटर करता है, राइट? तो हमने सेक्शन 19 और 22 जो पढ़े, इसके अंदर हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, बट कुछ देखो हमने पढ़ा कि फॉर्म बाइंड करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, पावर इज लिमिटेड, राइट? तो Yes. उस लिमिटेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? सबसे पहला, जो भी एक्ट आप कर रहे हो ये यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और जो एक्ट पार्टनर्स कर रहे हैं ये स्कोप ऑफ अथॉरिटी में करना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि हमारा काम फर्नीचर का है और आप डीलिंग जो कर रहे हो वो गन्स वगैरह में या किसी और चीज में कर रहे हो। ओके, जो आपका यूजुअल बिजनेस है फॉर्म का, आप उसी के ऊपर ही बाइंड करा सकते हो फॉर्म को। Yes. सेकेंड थिंग, आप जो भी काम कर रहे हो ये नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। यानी जिस तरीके से आप नॉर्मली बिजनेस, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में आप बिजनेस करते हो, आप एक्ट को भी वैसे ही करोगे। ओके, इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं होंगी। और ये एक्ट जो है ये किसके नाम पे होना चाहिए? फॉर्म के नाम पे। किसमें? या तो इम्प्लाइंग मैनर में कि मतलब कंपलसरी मैनर है, या फिर फॉर्म को बाइंड करने के इंटेंशन से होना चाहिए, राइट? और अगर एक पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो फॉर्म को बाइंड कर सके, तो भी वो अपने स्कोप के बियॉन्ड नहीं जा सकता। स्कोप कौन सा है इसका? जो अभी हमने पढ़ा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो 8 पॉइंट्स हमने पढ़े वो इन चीजों को फिर भी इन चीजों के बाहर नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? Yes. जैसे इसमें एक एग्जांपल दे, एग्जांपल दे रखा है, X, a partner in a firm of solicitors, borrow money and executes a promissory note in name of firm without authority. उसने किसके नाम पे किया? फर्म के नाम पे, but without authority, right? Yes. The other person are not liable or not, as it is not part of ordinary course of business to accept, draw or endorse negotiable instruments. However, it may be usual for one partner for bankers to accept on behalf of firm. देखो, एक्स जो था ये एक सॉलिटर्स की फॉर्म में पार्टनर था, ठीक है? तो ये पैसे बोरो भी करता था और प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करता था विदाउट एनी अथॉरिटी। देखो, जो पार्टनर प्रोमिसरी नोट अथॉरिटी करता है, क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि वो उसके पास परमिशन है या अथॉरिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे कर सके? नो, राइट नवीन? No. उसके पास यहाँ अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये फॉर्म के एक्शंस को बाइंड करेगा? नो। No. जब तक अथॉरिटी नहीं है तब तक आप किसी चीज को बाइंड नहीं कर सकते। नो अथॉरिटी, नो बाइंडिंग ऑफ फॉर्म। ओके, आपको अगर फॉर्म को किसी भी एक्शन में बाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? अथॉरिटी या फिर परमिशन। जब तक वो दोनों चीजें नहीं होंगी आप उसको बाइंड अप नहीं कर सकते, राइट? Yes. अब देखो, पार्टनरशिप में कुछ जर्नल चीजें होती है कि वो पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप एक कमर्शियल नेचर की है, समझते हो? कमर्शियल मतलब बिजनेस नेचर की, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है। प्लेज मतलब जैसे लीज पे दे सकता है, सेल कर सकता है, पार्टनरशिप के नाम पे गुड्स दे सकता है, पैसे बोरो कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, वो प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर सकता है। बट कब कर सकता है? जब उसके पास क्या हो? इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है तो वो इनमें से चारों में से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ओके, समझ आ रहा है ये? Yes. अब देखो, जैसे मैंने बताया कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये देखो, कि उसको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शंस पता होनी चाहिए। जो हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी कि वो प्रोमिसरी नोट विदाउट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकते, ये थर्ड पार्टी को भी पता होनी चाहिए।
ओके, अगर वो अग्रीमेंट में जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी को ये नहीं पता होना चाहिए कि वो पार्टनर की फॉर्म में डील कर रहा है। ओके, yes, इसका क्या मतलब, देखो अगर एक पार्टनर आपके साथ रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं और मेघा की पार्टनरशिप है, मेघा मोस्टली आउट ऑफ टाउन रहती है, तो मैंने नवीन के साथ पार्टनरशिप में डीलिंग की, प्रॉमिसरी नोटिस ने मेरे को साइन करके दिया, बट मैंने नवीन को ये नहीं बताया कि मैं मेघा के साथ पार्टनरशिप में हूँ या मैं इस फॉर्म की पार्टनर हूँ, तो नवीन तो एज एन इंडिविजुअल समझ के मुझे प्रॉमिसरी नोट देगा, राइट? yes, क्या देखो यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शंस नवीन को पता थी कि पार्टनरशिप फॉर्म में होगी तो मैं नहीं दे सकता, बट मैंने नवीन को बताया ही नहीं कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म में हूँ, तो यहाँ पे सारी लाइबिलिटी किसकी होगी, मेरी। ओके, yes, जैसे एक एग्जांपल है, a partner borrows from B rupees 1000 in name of business but in excess of in authority and uses the same in utilizing the debt of the firm। उसने 1000 रुपीज बी से लिए और उसको किस पर्पस के लिए यूज किया, फॉर्म के डेट को पे करने के लिए, राइट? Yes. अब देखो मैंने क्या ये बिजनेस के काम के लिए पैसे यूज किए? हम्म, क्या ये yes, पैसे मैंने बिजनेस के काम के लिए यूज किए? yes, मैंने बिजनेस के पैसे पे डेट, बिजनेस का डेट पे ऑफ किया, तो मैंने बिजनेस के काम के लिए यूज किया, राइट? Yes. तो एक्स के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी की, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट डेट में आता है ट्रेडिंग फॉर्म के साथ और वो पैसे बिजनेस फॉर्म के लिए यूज करता है, बट लेंडर को बट इसमें कंडीशन है कि लेंडर को पता नहीं था कि उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, No. तो एक बात बताओ, क्या पैसे ए भरेगा या फॉर्म भरेगी? ए ने बी से 1000 रुपीज उधार लिए, ओके, एंड ए yes, ने वो पैसे फॉर्म के डेट को रीपे करने के लिए यूज किए, इतना समझ आया? yes, बट ए ने बी को ये नहीं बताया कि वो एक फॉर्म का पार्टनर है और उसको ये पैसे फॉर्म के डेट को पे करने के लिए चाहिए, तो क्या बी को रिस्ट्रिक्शंस पता थी उस टाइम पे? बी को पता था कि ए एक पार्टनर है? no, No. नो। तो इस वजह से बी जो है उसको नहीं पता था, तो ये अमाउंट कौन रीपे करेगा? ए। कौन रीपे करेगा? ए। वो फॉर्म से लीगली पैसे नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि उसको ए ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि आई एम आस्किंग दिस मनी फॉर व्हाट पर्पस, फॉर पेमेंट ऑफ डेट। ओके, yes, बट अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट होता, जैसे ए ने बी से पैसे मांगे और ये सारे पार्टनर्स के कंसेंट पे मांगे होते, तो वो फॉर्म से रिकवर कर सकता था। ओके, yes. एक बार इसको रीड करो and मुझे बताओ इसमें आपको कोई डाउट यहाँ पे? Done, ma'am. Yes, ma'am. देखा आपका भी हो गया? Yes, अब देखो,
क्या बिजनेस में इमरजेंसी आ सकती है? yes, आ सकती है। तो देखो हमने जैसे इमरजेंसी के केस में मोस्टली देयर इज द सेम पॉइंट, जस्ट आपको सेक्शन रिमेंबर करना है कि पार्टनर की क्या अथॉरिटी होती है इमरजेंसी में। वो सारे काम करेगा जो वो फॉर्म को लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है। वो तब करता जब अगर वो पार्टनरशिप में ना होता। जैसे हमने सीमेंट वाला एग्जांपल पढ़ा था, आप दोनों को याद है कि yes, अगर मेरा पर्सनल बिजनेस होता एंड अगर पानी बारिश आ रही है एंड सीमेंट से वो खराब हो रहा है, तो सीमेंट खराब हो रही है तो मैं उसको बचाने के लिए सब क्या करूंगी, या तो उसको वहां से हटाऊंगी या कोई पर्सन हायर करूंगी जो मेरी हेल्प कर सके, राइट। तो yes, अगर दूसरा पार्टनर नहीं अवेलेबल तो एक पार्टनर भी वही एक्शंस लेगा, वो तब लेता जब अगर वो पार्टनर अवेलेबल होता तो वो उसको बचाने के लिए क्या काम करते। अंडरस्टूड? yes, जैसे कि मेघा और मेरी पार्टनरशिप है एंड मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, और सपोज हमारा फर्नीचर स्टोर है एंड अब उसमें पानी आ रहा है, तो मेघा हर पॉसिबल एक्शन लेगी फर्नीचर को सेव करने के लिए। वो तब लेती जब अगर वो उस खाली ये शॉप उसकी होती। ओके, ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता तो भी आप वही करते, अभी भी आप वही करोगे। ओके, अंडरस्टूड? Yes. yes, अब देखो अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है फॉर्म में, तो पार्ट जो अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शन भी चेंज होंगी, राइट। yes, एक पार्टनर जब हमारी फॉर्म में एडिशन होता है तो वो हमारी फॉर्म को बाइंड करता है, बट उसके पॉइंट बहुत लिमिटेड होते हैं। क्यों लिमिटेड होते हैं? और उसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सोचो मेघा मेरे साथ पार्टनरशिप में 10 साल से है, ओके, एंड yes, सपोज कोई ए पर्सन अभी अभी आया, तो मुझे किस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, मेघा पे या उस ए पे? देखो मैं और मेघा पार्टनरशिप में है 10 साल से, ओके, एंड एक पर्सन है ए, इसने हमारी पार्टनरशिप ज्वाइन किया, अभी हम इसको खाली 2 महीने से जानते हैं। तो फिर बात बताओ कि मेरा ट्रस्ट मेघा के ऊपर ज्यादा होगा या ए के ऊपर, राइट? नवीन Yes. समझ आ रहा? Yes. तो ये जो सेक्शन है ये हमें ये बताता है कि अगर कोई एडमिशन होता है या कोई रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो फॉर्म के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है। थर्ड पार्टी उसको यूज कर सकती है। कैसे? एग्जाम्पल है कि एक्स और वाई जो है ये स्पेयर पार्ट्स में डील करते थे, ओके, yes, डिफरेंट ब्रांड के स्पेयर पार्ट्स जो मोटरसाइकिल के होते हैं उसमें डील करते थे। जेड ने एक स्पेयर पार्ट परचेज किया यमाहा का, बट उसने बताया क्यों परचेज किया, क्योंकि उसको एक्स ने बताया कि उसकी मोटर बाइक के लिए सूटेबल है, ओके। वाई को नहीं पता कि ये ट्रांजैक्शन हुई। तब एक बात बताओ कि कौन इस लॉस के लिए, डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स और वाई या खाली एक्स? दोनों, हम्म, दोनों, दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों पार्टनर्स हैं। वेरी गुड, दोनों पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर एजेंट के तौर पे काम करता है तो देखो जेड को तो नहीं पता था ना कि ये दोनों ने अभी पार्टनरशिप ज्वाइन किया है, राइट। Yes, तो yes, इन दोनों की लाइबिलिटी सेम होगी, बट इन केस ऑफ एनी, समझते हो, रिस्ट्रिक्शंस, इन पे जो हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अभी पढ़ी ना, ये yes, वाली, ये yes, रिस्ट्रिक्शंस दोनों पे एप्लीकेबल होंगी। क्यों एप्लीकेबल होंगी? क्योंकि अभी तक खाली दे एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, तो लायबल दोनों होंगे बट रिस्ट्रिक्शंस भी दोनों पे लागू होंगी। ओके, Yes. समझ आया? Yes. yes, सेकंड इज नोटिस टू अ पार्टनर। देखो हम दोनों की पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर एक पार्टनर फ्रॉड करता है या फॉर्म फ्रॉड करती है एक पार्टनर के कंसेंट से, तो एक नोटिस अगर एक पार्टनर को मिला है, क्या पार्टनर एजेंट होता है फॉर्म का, yes, राइट? पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फॉर्म। yes, तो अगर पार्टनर फॉर्म का एजेंट है, अगर उसके एक्शंस बाइंड करते हैं, तो अगर उसको गवर्नमेंट से कोई नोटिस मिला है वो भी बाइंड करेगा, राइट। तो yes, अगर एक पार्टनर को नोटिस मिलता है इसका मतलब वो सारे पार्टनर्स के लिए नोटिस है। ये नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, पहली बात, कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, खुद नहीं बनाना चाहिए, एक्चुअली कोर्ट से आना चाहिए, ओके। Okay. yes, और ये कंडीशन है कि ये नोटिस एक वर्किंग पार्टनर को रिसीव करना है, स्लीपिंग पार्टनर रिसीव करेगा तो स्लीपिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है, ओके। yes, जैसे कि पीक्यूआर एक बिजनेस में है और वो सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। आर ने एक सेकेंड हैंड कार परचेज की फॉर्म के बिहाफ पे
से। तो एस को पता चला कि कार जो है ये चोरी की हुई है और ये तो एक्स को बिलोंग करती थी, राइट। यस जब एस ने खरीदी तो उसको पता चला कि ये कार तो चोरी की और ये एक्स को बिलोंग करती है, बट पी एंड क्यू को पता नहीं था। तो एक बात बताओ कि रियल ओनर जो था एक्स, वो पैसे खाली आर से क्लेम कर सकता है या पी क्यू आर तीनों से क्लेम कर सकता है? पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स थे, ठीक है। यस आर ने एस को एक कार बेच दी, बट एस को पता चला कि ये कार चोरी की है, तो जो जिसकी कार थी अब वो किससे पैसे मांगेगा, आर से या पी क्यू आर तीनों से? क्यू आर पी क्यू को नहीं पता कि ये चल रहा है या ऐसा कुछ है। जैसे मेघा ने बोला कि वो पी क्यू आर तीनों से पैसे मांगेगा, क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के एक्शन सबको बाइंड करते हैं, राइट। तो अगर एक को नोटिस आता है तो वो सारे पार्टनर्स के लिए नोटिस के बराबर है, क्यों? क्योंकि उसने कार किसके बिहाफ पे सेल की थी? उसने कार किसके बिहाफ पे सेल की थी? Firm. फर्म के बिहाफ पे, इसलिए। अंडरस्टूड? Yes. और अगर कोई पार्टनर, जैसे अ पार्टनर ए who actively participates in management bought his firm while he knew of particular defect in the goods, okay। ए फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसने गुड्स खरीदे बट उसको पता है कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, ओके। यस अब देखो क्या कॉन्स्टिट्यूटेड क्या है, ए को पता है कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, यस। क्या उसने बाकी पार्टनर्स को बताया कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट है? नो। No. उसने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया कि गुड्स डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर कौन लायबल होगा, ए या फिर सारे पार्टनर्स अगर ये गुड्स सेल करेंगे तो? ए और बी पार्टनरशिप में है, ओके। यस और ए ने गुड्स खरीदे एंड ए को पता है कि गुड्स डिफेक्टिव है, ओके। ये इसने सप्लाई की सी को, बी को नहीं पता गुड्स डिफेक्टिव है, और ए को गुड्स बेचने से पहले ये पता था कि गुड्स डिफेक्टिव हैं। तो सी पैसे किससे क्लेम कर सकता है डिफेक्टिव गुड्स के? All partners. ऑल पार्टनर्स, राइट। क्यों? Yes. क्योंकि ये फैक्ट कंस्ट्रक्टिव था। कंस्ट्रक्टिव मतलब उसको पहले से पता था बट उसने बी को इन्फॉर्म नहीं किया, ये गलती ए की है, राइट। Yes. Ma'am. समझ आया ये पॉइंट? Ma'am. Yes. यस A and B are both liable to C, but A is liable to B, right? यस, ए और बी सी को दोनों लायबल होंगे क्योंकि सी ने तो फॉर्म से गुड्स लिए, राइट मेघा। Yes. बट देखो क्या बी को लॉस का पता था? No. नो। तो बी ए से ये पैसे रिकवर कर सकता है, बी कैन ऑल्सो रिकवर फ्रॉम, ओके। Yes. अब एक बार इसको रीड करो, मुझे बताओ कोई डाउट। एजेंट ऑफ द फर्म, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जहां समझ लो कि पार्टनर जो भी काम करेगा वो फर्म को बाइंड करेगा ही करेगा, कंपल्सरी समझ लो। इम्प्लाइड का मतलब कि अगर पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो वो फर्म को बाइंड कर ही रहा है, ओके। अगर पार्टनर कोई भी एक्शन कर रहा है तो वो बिजनेस या फर्म के नाम पे ही कर रहा है, अंडरस्टूड। अगर पार्टनर कोई भी एक्शन ले रहा है तो वो किसके लिए ले रहा है, बिजनेस या फर्म के लिए, ओके। Okay. समझ आई ये चीज? इम्प्लाइड का मतलब होता है कि अथॉरिटी, जो पार्टनर कोई भी सेक्शन या कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए बिजनेस भी रिस्पॉन्सिबल उतना ही होगा। बट देखो अगर मैं आपको पावर दे रही हूँ, मैं आपको देखो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पावर देती है, राइट। बट Yes. क्या उनको वो अनलिमिटेड पावर देती है या लिमिटेड पावर? लिमिटेड। तो उसी तरह हमारे जो ये है सेक्शन 19, ये भी लिमिटेड पावर, कभी कौन सी पावर नहीं देती। सबसे पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है
तो आप कोई डिस्प्यूट जो है फॉर्म को आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन का मतलब आप समझे कि फॉर्म को बंद नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते। ओके, आप अपने लाइक जो बैंक अकाउंट होता है अपने नाम पे फॉर्म का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोलूं एंड मैं इसको फॉर्म के नाम पे यूज करूं, ओके, ये नहीं अलाउ। कॉम्प्रोमाइज करना या कोई भी क्लेम या पोर्शन, जैसे सपोज मैं जो हूँ, मैं और नवीन हम दोनों पार्टनरशिप में थे, ठीक है। मैं इम्प्लाइड एजेंट हूँ। इम्प्लाइड एजेंट मतलब मैं जो भी एक्शन लूंगी वो फॉर्म को मानना पड़ेगा। तो हमारा एक क्रेडिटर था जिसने हमें 10 लाख रुपीस देने थे। सॉरी, हमारा एक डेटर था जिसने हमें 10 लाख रुपीस देने थे। ओके, मैंने बोला कि आप हमें 10 लाख रुपीस मत दो। तो क्या ये एक्शन ठीक है? मैंने क्या नवीन से परमिशन मांगी कि नवीन मैं इसका क्लेम गो ऑफ कर रही हूँ या कुछ नहीं मांगी ना, तो ऐसे भी मैं नहीं ले सकती जो मेरी फॉर्म को नुकसान दे। ओके, अब सपोज कोई हम दोनों ने कोई केस किया है इन द कोर्ट, तो वो भी मैं विड्रॉ नहीं कर सकती है, कोई भी प्रोसीडिंग फॉर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ बोथ ऑफ अस। ओके, मैं कोई भी लाइबिलिटी नहीं ला सकती फॉर्म की प्रोसीडिंग के आगे। जैसे कि मैं बोलूँ कि हम दोनों का डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट में, एंड कोर्ट ने बोला कि आपको पता है कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आपके ऊपर सपोज 2 लाख की पेनल्टी है। तो वो मैं तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक मैं नवीन के साथ एक अग्रीमेंट या अग्रीड नहीं होती। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ओके, मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ना एक्वायर कर सकती हूँ फॉर्म के नाम पे, ना ट्रांसफर कर सकती हूँ, ना किसी पार्टनरशिप में एंटर कर सकती हूँ फॉर्म के बिहाफ पे। बाइंडिंग का ये मतलब बाइंडिंग में ये 8 चीजें नहीं आती। ओके, एम्प्लॉयड पार्टनर के पास ये 8 पावर्स नहीं होती हैं। ओके, एक बार ये पढ़ो, फिर उसके बाद हम सेक्शन 22 पढ़ेंगे। सेक्शन 22 के ऊपर एक देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा दोनों से? Yes. मेघा आपका भी हो जाएगा? श्योर? क्योंकि मुझे यहाँ तक लर्न करोगे, यहाँ से आगे जो यूनिट 3 है उसके थोड़े अटपटे हैं, तो यहाँ तक लर्न कर लोगे, आगे बहुत आसानी होगी। ओके, पर यहाँ तक मैं पहले सुनूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, सेकंड थिंग, जो इकोनॉमिक्स की क्लास है उसके एमसीक्यूज आप मेरे साथ शेयर करेंगे वो क्लास, ताकि मैं एक बार चेक कर सकूं। ओके, इकोनॉमिक्स की क्लास विल कीप एट 3 ओनली। ओके, so I'll meet you both at 3। and इकोनॉमिक्स का जो हमने पढ़ा था वो प्लीज रीड करके आना, क्योंकि हम उसके आगे चलेंगे आज। ओके, बाय बाय बोथ ऑफ यू, टेक केयर।